नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, जो जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये नौकरी आपकी नौकरी बचा सकती है, आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मदद करा सकती है। साथियों, अगर आज आप मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं एवं उनके लिए फॉर्म डालने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि अगर आप आवेदन करने में ये गलतियां कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब कैसे बाहर कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज की वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वह आपको अभी तैयार करके रखना होगा, अगर ये कंप्लीट करके रखना होगा, क्योंकि शासन ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशानी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान हो सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। तो ये जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। ये आपके फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के लिए आपके काम आने वाली है। तो बिल्कुल ध्यान से सुने और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। सबसे पहली जानकारी की बात की जाए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वो आपके लिए है समग्र आईडी। समग्र आईडी आपकी बनी है या नहीं बनी है? नहीं बनी है तो सबसे पहले समग्र आईडी बनवा लीजिए, और बनी है तो समग्र आईडी में आपका नाम सही होना चाहिए, आपके माता पिता का नाम सही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि समग्र आईडी में डेट ऑफ बर्थ सभी की अधिकांश गलत रहती है। तो अगर हो सके तो उसको आप अपडेट करवा लीजिए। अब वो अपडेट कहाँ से होगी? तो अपडेट अगर आप ग्राम में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, तो गांव के जो रोजगार सहायक होते हैं, जो ग्राम पंचायत रोजगार सहायक होते हैं, उनके माध्यम से आप अपनी समग्र आईडी को करेक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप नगर पंचायत में निवास करते हैं तो आप नगर पालिका के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को सही करवा सकते हैं। अब समग्र आईडी सही क्यों करवाना है और समग्र आईडी की आवश्यकता क्यों है? तो एक बात मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी हैं, जितनी भी भर्ती हैं, सभी में रोजगार पंजीयन जरूरी है। और रोजगार पंजीयन करने के लिए आपको समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो आप रोजगार पोर्टल पर पंजीयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समग्र आईडी के माध्यम से ही रोजगार पोर्टल में जो पंजीयन करते हैं उसी की पूरी जानकारी समग्र आईडी से फैच होती है, समग्र आईडी से ली जाती है। उसमें आपको समग्र आईडी डालना होती है और जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल्स आपकी ओपन होकर उसमें खुल जाती है। वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, सभी उसमें अपने आप फिल हो जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए है समग्र आईडी। आप समग्र आईडी को सबसे पहले सही करवा लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका सफ़र शुरू हो जाता है। डॉक्यूमेंट भरने से लेकर अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो वेरिफिकेशन तक की जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। आगे भी मैं ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर पंजीयन। ठीक है, मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पंजीयन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर पुराना पंजीयन है तो उसको अपडेट करवाने के बाद ही आप पंजीयन करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो है ना अभी आवेदन कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना पंजीयन अपडेट करा लूँगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए अभी आप रोजगार पोर्टल पर पंजीयन को अपडेट कराइए, उसके बाद ही आप आवेदन करें। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो वेबसाइट है, जो मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल की वेबसाइट पे, उस पर अभी बहुत भयंकर ट्रैफिक चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। तो आप आखिरी तारीख के लिए ना बैठें, अभी पंजीयन कराएं, उसके बाद ही आप किसी फॉर्म में आवेदन करें। ठीक है, पंजीयन कराने के लिए क्या है, पहले जो 2018-19 में जब पंजीयन होते थे तो उसमें फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह, ये सभी चीज़ें अपलोड नहीं होती थी। लेकिन अब जो रोजगार पोर्टल पर पंजीयन हो रहे हैं उनमें ये सभी चीज़ें लग रही हैं। तो सबसे पहले आप जाके जाइए और रोजगार पोर्टल पर पंजीयन कराएं, क्योंकि ये नहीं कराएंगे तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। क्योंकि फॉर्म जब आप भरते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल का पंजीयन है, हाँ या नहीं। और हाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर पंजीयन क्रमांक डालना होता है।
और अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा पहले समग्र आईडी आप तैयार करवाइए। समग्र आईडी के बाद ही आपका रोजगार पोर्टल पर पंजीयन हो सकता है, क्योंकि पूरा जो डाटा फैच होता है वो समग्र आईडी से फैच होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे आधार। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आधार कार्ड की जानकारी पूरी सही होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आधार बायोमेट्रिक से आपका केवाईसी होता है। तो आप देख लीजिए आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक तो नहीं है। अगर लॉक है तो उसको आप UIDAI की वेबसाइट से जाकर अनलॉक करवा सकते हैं। अगर आप खुद करना जानते हैं तो आप खुद भी अनलॉक उसको कर सकते हैं, क्योंकि EYC तभी होगा जब बायोमेट्रिक आपका सही होगा, तभी आपका अंदर एग्ज़ाम सेंटर में आप पहुंच पाओगे। और व्यापम की वेबसाइट पर जब पंजीयन करते हैं तब भी आपके मोबाइल नंबर पर या आपके थंब इम्प्रेशन से KYC होता है। तो आप ये सभी चीज़ें चेक कर लीजिए, आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं है, मोबाइल नंबर पर OTP आता है कि नहीं आता, थंब से KYC हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो ये सभी चीज़ें आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि इससे आप फॉर्म भरने से भी वंचित हो सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म आपने भर दिया और आप परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको, अगर आपका KYC वहाँ पर नहीं हुआ थंब इम्प्रेशन से, तो आप परीक्षा वहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी बिल्कुल आप करेक्ट करके रख लीजिए। आज ही आप जानकारी पूरी देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट मैं ज़रूरी दस्तावेज के बारे में आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं वो किस टाइप से होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं। तो सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट में एक जैसी होना चाहिए, मतलब 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही पूरे नाम, फादर नेम, माता जी का नाम, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। और आपके सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो फॉर्म भरने से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप बाद में कंप्लीट करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो जरूरी प्रमाण पत्र हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, और सभी जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट हैं, उनको आप पूरा चेक कर लीजिए उनमें सही जानकारी है कि नहीं है। उसके बाद ही आप आवेदन करें, क्योंकि इससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत होंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक EWS वाले जो हैं वो अपना EWS चेक कर लें, क्योंकि EWS जो बनता है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। अगर आपका 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो उसको रिन्यू करा लीजिए आप, क्योंकि EWS 1 वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। आप उसको फिर से रिन्यू करा के उसको फिर से आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो होता है आय प्रमाण पत्र। ठीक है, EWS क्या होता है, एक आय प्रमाण पत्र के रूप में होता है जो हर साल अपडेट आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, और जब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब भी आपको वहाँ पर वो दिखाना पड़ेगा जो अभी आप बनवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी बनवाया है और 1 साल में रिजल्ट आता है, 1 साल में ज्वाइनिंग होती है, तो आपको फिर से अपडेट करके उतनी ही आपका आय प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है आपके फ़ोटो, साइन और जो हैंड राइटिंग आपको लिखना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ़ोटो आपको कैसा लगाना है, साइन कैसे लगाना है आपको, ठीक है, और उसके बाद आपको जो हैंड राइटिंग आपको लिखना है वो कैसे लिखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ़ोटो यहाँ पर 4x5 सेंटीमीटर का फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। फ़ोटो बिल्कुल नया होना चाहिए, फ़ोटो आप पुराना मत लगा देना। और जो फ़ोटो आप अभी लगाएंगे फॉर्म में उसकी कम से कम 8 या 10 फ़ोटो बनवा के रखें, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये फ़ोटो दिखाएंगे तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना आसान होगा। ठीक है, हस्ताक्षर जो करना है वो आपको कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर नहीं करना है, जैसे स्मॉल लेटर्स में हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे आप सिग्नेचर करते हैं उसी टाइप से आप सिग्नेचर करें, कैपिटल लेटर में अपना नाम ना लिखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो हैंड राइटिंग है, जो आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपकी ही जो राइटिंग है आप अपनी ही राइटिंग में लिखें, किसी दूसरे व्यक्ति से उसको ना लिखवाएं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। आपको कहीं भी अगर ये सभी चीज़ें आपकी सही हैं तो आपको कहीं भी परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने से ही पूरी प्रोसेस चालू हो जाती है। अगर आप फॉर्म में ही कोई डिटेल्स गलत भर देते हैं तो आपको बाद में समस्याएं आना ही है।
ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप करेक्ट करवा लीजिए। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।